Okay, beta ji, we're going to revise Contract Act. So, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सबको पता है, हमारे कोर्स में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एंड डेट यू नो तीन तरह के हैं: कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सेक्शंस 124 से 238 और इंडेमनिटी गारंटी आता है बेटे 124 से 147, बेलमेंट बेटे 148 से 181 एंड एजेंसी 182 से 238। राइट गाइस? ओके, मैं अपनी तरफ से शॉर्ट में लिख के, अगर आप लिखना चाहें साथ में, कोशिश करें दिल के साथ कि याद हो जाए या रिवाइज हो जाए, जैसे भी सिचुएशन हो। तो बेटा सबसे पहले 124 आप सबको पता है, इसमें डेफिनेशन आती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और इंडेमनिटी हमने कहा था किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? सेव अदर। किससे? लॉस। और लॉस किसकी वजह से हुआ? caused by conduct of promisor or any other person। बेटा 125 में बेटा राइट्स हैं किसके हैं? इंडेमनिटी होल्डर के हैं। और एक कोड की हमने क्लास में पढ़ी थी, CSD। आप कॉस्ट, जो भी खर्चा हुआ आपका, सम्स, डैमेजेस, जो भी नुकसान हुआ उस पैसे की भरपाई ले सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? एक तो हम नेगोशिएबल में पढ़ के आए थे, सेक्शन 45A, या वहां याद कीजिए, राइट था होल्डर का, वो ले सकता है ड्रॉर से डुप्लीकेट बिल, लेकिन इंडेमनिटी बॉन्ड देना था। बेसिक एग्जाम्पल है, आप इंश्योरेंस के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो होते ही किस चीज के हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। भाई जो अगले का नुकसान हो गया उसकी भरपाई कर दी जाएगी। नाउ गाइस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आपको याद हो दो बातें थी: परफॉर्म प्रॉमिस, जो वादा किया है वो निभाया जाएगा, और दूसरी बात थी डिस्चार्ज लायबिलिटी। किसकी? ऑफ थर्ड पर्सन, अगर उसने क्या किया? डिफॉल्ट। राइट बेटा? 127 तो कंसिडरेशन पे था, हमने कहा था जरूरी नहीं है, बेनिफिट मिल जाए किसको? पीडी को, तो श्योरिटी कहता है मेरे लिए इतना ही काफी है। 128 नेचर किसका? ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। तो हमने बहुत पॉइंट यहां पढ़े थे कि भाई वो को एक्सटेंसिव है, ज्वाइंट एंड सेवरल है, कंडीशनल हो सकता है, लिमिटेड हो सकती है, कॉन्टिंजेंट होती है, और जो क्रेडिटर है वो फर्स्टली श्योरिटी को स्यू कर सकता है। और एक पॉइंट था डेट बार्ड बाय लिमिटेशन, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। क्रिस्टो किशोर वर्सेस राधा रमन। 129 में टाइप्स ऑफ गारंटी में आता है कॉन्टिन्यूअस एंड स्पेसिफिक गारंटी। तो कॉन्टिन्यूअस आप सारे जानते हैं, फॉर अ सीरीज ऑफ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, और ये है फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। हमने यहाँ बड़ी खूबसूरत इलस्ट्रेशंस जरूर पढ़ी थी। अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो याद हो आपको 5 सैक्स ऑफ फ्लोर, ठीक है। और इस तरफ हमने दो पढ़ी थी, एक तो था वो आपने रेंट क्या करना है जमींदार के लिए, कलेक्ट करना है, और दूसरी बात थी टी सप्लाई करना है टाइम टू टाइम 100 पाउंड्स का। अगर आपने पढ़ा है ऑब्वियसली जरूर बोलो,
ठीक है। सो 130 बेटे, 130 था, श्योरिटी अपनी लायबिलिटी रिवोक कर सकता है क्या देते हुए, बाय नोटिस, लेकिन ये उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो अभी लायबिलिटी इनकर नहीं हुई है, तो बेसिकली कॉन्टिन्यूअस गारंटी में ही जाएगा। 131 था बेटा, रेवोकेशन हो गई थी बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, ये भी आंसर एज इट इज सेम रहेगा अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स। 132 लायबिलिटी ऑफ टू पर्सन्स, लायबिलिटी दो लोगों की है, लेकिन वो लायबिलिटी क्या है, बीइंग प्राइमरली, सो प्राइमरी लायबिलिटी है उनकी, नॉट टू बी अफेक्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इफ वन पर्सन सर्व्स एज श्योरिटी फॉर अनदर। तो बेटा अगर आपको याद हो, हमने एक इलस्ट्रेशन पढ़ी थी, मेकर थे प्रोमिसरी नोट के, लेकिन दो थे, तो मेकर की तो ऑलरेडी क्या होती है, प्राइमरी लायबिलिटी होती है, तो उनमें से एक ने कहा मैं दूसरे का क्या बन जाऊंगा, श्योरिटी, तो इससे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, राइट। तो वो इलस्ट्रेशन प्रॉमिसरी नोट वाली। देन अब आप जानते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होते हैं। 133, यहां डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी होता है बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बाय पीडी एंड क्रेडिटर। और मैंने यहां से कहा था आपको ये सेक्शन टिकेंगे, इलस्ट्रेशन रिवर्स चलिएगा। तो अगर आपको याद हो, इस पे हमने कई इलस्ट्रेशंस पढ़ी थी, कई बोलूं तो 5 पढ़ी होंगी, अगर आपको याद हो तो। पहली तो यहाँ बैंक में मैनेजर थे, लेकिन आपकी पोजीशन बढ़ा दी गई और आपने ओडी इशू कर दिया और वो लॉस हो गया था, तो आप उसके लिए लायबल नहीं रहेंगे एज ए श्योरिटी। नेक्स्ट प्लीज। बहुत अच्छा, बच्चे ने कहा सैलरी वाला था और वो फिक्स थी और वो तय कर दी गई थी, कमीशन ऑन सेल्स। देन बेटा तो एक ड्यूटीज थी आपकी एक एक्ट में, और वो एक्ट क्या हो गया था, चेंज। फोर्थ बेटा, हाँ जी, बहुत बढ़िया, एक था आपने ऑयल सप्लाई करना था, और होता क्या है, पीडी एम्बेरेस्ड हो जाता है, ये शब्द है अगर आपको याद हो, और फिर आप कॉन्टेक्ट कर लेते हो कि तेल सप्लाई किया जाएगा फॉर व्हाट, रेडी मनी, ठीक है। लास्ट बेटे, यहाँ डेट चेंज हुई थी, दरअसल आपने 1 मार्च को ट्रांजैक्शन करनी थी, लेकिन आपने कब कर दी, 1 जनवरी को। तो ये सारी इलस्ट्रेशंस क्रूशियल हैं। देन बेटे 134 में था रिलीज या डिस्चार्ज ऑफ पीडी, तो पीडी डिस्चार्ज हो गया तो श्योरिटी उसके साथ ही डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बेटे हमने 3 इलस्ट्रेशन शायद पढ़ी होंगी। पहली, एक शिप था, बनाना था, और आपने उसके लिए क्या करना था, चलिए शिप कहें, हाउस कहें, जो भी बिल्ड करना था, उसके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करना था, वो नहीं किया। नेक्स्ट, इंडिगो वाला सबसे अच्छा था, वो इंडिगो की क्रॉप देनी थी, लेकिन अगले ने पानी रोक लिया था। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, एक असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वाला था, आपने पैसे अगले को क्या करने थे, देने थे, लेकिन उसमें क्या हुआ, आपने वो जो डेट की सेटलमेंट कर ली, क्या देते हुए, प्रॉपर्टी, ठीक है। देन बेटे 135 में कंपाउंडिंग करी आपने, किसके साथ, क्रेडिटर ने करी पीडी के साथ, लेकिन हमने कहा था यहां डिस्चार्ज नहीं होगा फॉलोइंग सिचुएशंस में। कंपाउंडिंग कैसे करी थी, आपने अगले का टाइम क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था, या आपने कहा था नॉट टू सीव, कि भाई केस नहीं करेंगे पीडी पे, लेकिन डिस्चार्ज नहीं होगा। हमने 3 सिचुएशन यहाँ पढ़ी थी, 136
7 एंड 8। बेटा 136 में था वो एग्रीमेंट जो किया टू एक्सटेंड टाइम, वो आपने किया किसके साथ? थर्ड पार्टी के साथ। और 137 में क्या था? मेयर फॉरबेरेंस टू स्यू था, और जिसका सिंपल मतलब क्या है? जस्ट एक क्या है? डिले है केस करने में। और 138 में था फेलियर ऑफ अ को श्योरिटी टू ज्वाइन। देन बेटे 139 क्रेडिटर का एक्ट या ओमिशन, और जिससे क्या हुआ? इम्पेयरिंग, सॉरी 138, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 138 में था बेटा रिलीज ऑफ अ को श्योरिटी इज नॉलिटी। 139 में था क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, जिसका मतलब है अंत में श्योरिटी के हकों पे फर्क पड़ रहा है। तो यहां पे भी हमने इलस्ट्रेशंस पढ़ी थी बेटे। हाँ जी, यस प्लीज। एक तो वो शिप कंस्ट्रक्शन करनी थी, आपने क्या किया? लंप सम में पैसे दे दिए। हाँ जी, और हाँ जी, तो यहाँ पे आपके पास एक फर्नीचर वगैरह की सिक्योरिटी थी, और वो आपने क्या कर दी? सेल कर दी नेग्लिजेंटली एस एट लेस देन व्हाट? मार्केट प्राइस। और एक और होना चाहिए, अप्रेंटिस कोई रखा गया था, आपने उसको टाइम टू टाइम उस पर नजर रखनी थी, उसके कैश वगैरह को आपने देखना था, लेकिन आप अपनी तरफ से फेलियर हो गया आपका। 140 बेटा सब्रोगेशन का राइट था, और ये राइट किसका था? श्योरिटी का राइट था। कहने का मतलब है वो स्टेप कर जाएगा किसके शूज में? इनटू शूज ऑफ क्रेडिटर। 141 बेटे ये था लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर, जिसमें सिंपल मतलब था जैसे ही पीडी डिफॉल्ट करता है, नो डाउट क्रेडिटर श्योरिटी से पैसे ले ले, लेकिन क्रेडिटर की एक ड्यूटी भी है जितनी वो सिक्योरिटीज हैं वो हैंडओवर किससे को करे? श्योरिटी को कवर। तो यहाँ हमने इलस्ट्रेशंस में वैसे एसेट उसेट थे, मैंने सिंपल कहा था, आप मंगलसूत्र वाला याद रख लीजिए, लेकिन एक बड़ी प्यारी इलस्ट्रेशन थी। अगर वो सिक्योरिटी दी जाती है कब? आफ्टरवर्ड्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ होने के बाद दी जाती है, तो यहाँ कोई डिस्चार्ज नहीं होगा। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन 142 3 एंड 4 ये इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड थे, क्योंकि लॉ ने वर्ड जो लिखा है इनवैलिडेशन लिखा है, शब्द क्या नहीं लिखा है? वॉइडेबल। 142 में क्या होता है? गारंटी ऑब्टेन की जाती है बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। और 143 में बेटे बाय कंसीलमेंट, जिसका मतलब है फ्रॉड। तो यहाँ कंसीलमेंट में हमने एक इलस्ट्रेशन पढ़ी थी, आपने कोई क्लर्क वगैरह रखा हुआ था, उसने कुछ मिस एप्रोप्रिएशन किया, अब आपने कहा श्योरिटी लेके आओ, लेकिन आपने श्योरिटी को क्या नहीं किया? कोई डिस्क्लोजर नहीं किया कि पास में इसका कंडक्ट क्या था? गलत था। ठीक है बेटा। 144 में फेलियर ऑफ अ को श्योरिटी टू ज्वाइन, तो दरअसल जब गारंटी दी गई बताया गया था श्योरिटी क्या होंगे? एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन बाद में एक ने साइन नहीं किया, तो वो आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। यहाँ केस किए थे हम लोग बैंक ऑफ इंग्लैंड वर्सेस ब्रैकनबेरी, ठीक है, जहां बताया गया था चार क्या है? को श्योरिटी है। देन बेटे 145 में सिंपली आपका राइट था किस चीज का? इंडेमनिटी का, जिसका सिंपल मतलब है श्योरिटी को जो पैसे भरने पड़े वो निकलवा सकता है किससे? पीडी से।
146 एंड 7 दे वर वेरी नाइस वन। ये थे को श्योरिटी की लायबिलिटी पे। तो 146 कहता है को श्योरिटीज जो हैं वो लायबल होंगे, इक्वली होंगे जब तक कॉन्ट्रेरी ना लिखा जाए। और 147 में को श्योरिटीज लायबल इन डिफरेंट सम्स। लेकिन ये बड़ी अच्छी हमने एक इलस्ट्रेशन पढ़ी थी, अप टू लिमिट, अप टू देयर लिमिट ऑफ लायबिलिटी, वो क्या होंगे, इक्वली लायबल होंगे। जैसे याद है वो इलस्ट्रेशन हम लोग पढ़े थे, 50, 30, 20 और लायबिलिटी मान लो होगी 30। तो ऐसा नहीं कि 5:3:2 की रेशियो होगी, अप टू देयर लिमिट उनकी लायबिलिटी क्या बन के आएगी, 10, 10, 10। याद आ गया? विद दिस बेटे इंडेमनिटी एंड गारंटी कम्स टू एन एंड। स्टिल कोई डाउट हो, कोई अच्छे से कोई सेक्शन करवाना हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑल ओके? एंड जस्ट सी, मेरी तरफ से एक पेज का सिंपल एक रो ही खत्म हुआ, ठीक है? तो अब हम सेकंड स्टार्ट करेंगे। कोशिश करूंगा सारा का सारा एक पेज में आ जाए, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एजेंसी काफी बड़ा था। सो गाइस, बेलमेंट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले 148 में था बेलमेंट की डेफिनेशन, और उसमें काफी कुछ था बेटे। तो हमने कहा बेलमेंट क्या है, डिलीवरी है, और डिलीवरी के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, 149 में। हमने कहा डिलीवरी कब होगी, अगर ट्रांसफर हो, किस चीज का, पोजेशन का। क्या नहीं होना चाहिए, नॉट मेयर कस्टडी। ठीक है बेटे? हमने कहा था डिलीवरी एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव कोई भी हो सकती है। सो बेलमेंट था डिलीवरी किसकी, गुड्स की। तो हमने कहा था गुड्स में सिर्फ क्या आएंगे, मूवेबल आएंगे, एक्शनेबल क्लेम, मनी वगैरह भी नहीं आएगी, स्टैंडिंग ग्रास क्रॉप भी नहीं आएगी, काट देंगे तो आ जाएगी। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बेलर बेली फॉर अ पर्पस। पर्पस में अगर आपको याद हो एक कोड की हमने पढ़ी थी, और कोड की थी बॉयफ्रेंड है श्री राम कॉलेज में। बी से था बेलर के यूज के लिए, एफ से था फ्रेंड बेली के यूज के लिए, एच से था हायरिंग, और एस सिक्योरिटी। क्यों ये स्पेशल क्यों जाता है, क्योंकि ये प्लेज पे आ जाएगा। आर से था रिपेयर्स, एंड सी से था कैरेज। और उसके बाद सामान क्या होगा, वापस होगा इन द सेम और व्हाट, ऑल्टर्ड फॉर्म, राइट? देन बेटा 150 में हमने कहा जो बेलर है उसकी ड्यूटी है क्या करे, वो डिस्क्लोज करे, क्या, डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। और हमने इसमें कहा था अगर क्या है, नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है तो आपके पास कोई भी क्या नहीं होगा, एक्सक्यूज, क्योंकि आप पैसे ले रहे हो, कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपको डेंजरस नेचर बताना ही चाहिए था, भाई घोड़ा है लेकिन ये अभी भी जंगली है, कार है बिना ब्रेक के है। 151 और 2 ये जोड़े थे बेटा। 151 में क्या करना था आपने, रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करनी थी, और नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, अदरवाइज लायबल हो जाएंगे। और यहाँ हमने कहा था एक्ट ऑफ गॉड के लिए आप क्या नहीं होंगे, नॉट लायबल। तो जैसे एक आधी इलस्ट्रेशन की भी बात करी थी कि अगले ने अपनी ज्वेलरी वगैरह दी थी आपको रखने के लिए, तो अगला अगर कहे कि आप इसे लॉकर में रखिए और आप नहीं रखते हैं तो आप लायबल होंगे। तो रीजनेबल केयर का मतलब ही था ड्यू डिलिजेंस एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। ठीक है बेटा? देन 153 एंड 4 का भी बेटे जोड़ा था, ये था अनऑथराइज यूज ना करें। और अगर आप अनऑथराइज यूज करते हैं तो 153 कहता था आप उसे टर्मिनेट कर सकते हैं, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैंने इलस्ट्रेशन यहाँ करवाई थी, आपने घोड़ा दिया था और अगले ने उसे गधा बना दिया, क्लियर है, मतलब कैरेज में पुट कर दिया।
और डैमेजेस में भी हमने कहा था वो जो घोड़ा दिया था आपने, और उसने आगे किसी फ्रेंड को दे दिया और उसके चोट लग गई, या घोड़ा दिया था आपने बनारस ले जाने के लिए और अगला कटक ले गया था, ठीक है। देन बेटे तीन सेक्शन फिर से ये इकट्ठे थे, 155, 6 एंड 7, और ये तीनों थे मिक्स ना करें सामान। 155 था अगर विद कंसेंट है तो बात खत्म हो गई, लेकिन अगर विदाउट कंसेंट है तो 156 ने कहा था क्या सेपरेबल है या नॉट सेपरेबल। तो अगर सेपरेबल है आप बेयर करें एक्सपेंसेस, वरना आप बेयर करें लॉस। इलस्ट्रेशन को रिकॉल करें तो यहाँ क्या था, वो एक पर्टिकुलर ब्रांड की आपने बेल्स ऑफ कॉटन दी थी, याद है, वो मिक्स कर ली थी। और नॉट सेपरेबल में हमने कहा था वो फ्लोर था, एक वो कॉटन था और एक क्या था, केप। कुछ याद है, दोनों का भाव क्या था, डिफरेंट था, राइट बेटे। देन 158 थोड़ा अलग सा आ जाता था, यहाँ क्या है, आप ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बेलमेंट के ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा था आपने डॉगी दिया अगले को, तो अगला पैसे किसके ले लेगा, पेडिग्री के। और बेटा 159, 60, 61 ये एक ही पैटर्न पे जाते हैं, ये दरअसल रिटर्न के ऊपर थे। तो 159 था अगर कौन सी बेलमेंट है, ग्रेचुअस बेलमेंट है, तो आप प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे अगर लॉस किससे ज़्यादा हो जाए, बेनिफिट से, जो कि साफ तौर पे बताया गया था। अगर उदाहरण याद करें तो मैंने कहा था वो मित्र की शादी, ऑडी कार, फिर साइकिल पे जाना पड़ा था या खड़े पांव पे महंगी कार लेनी पड़ी थी। देन 160 था आपने रिटर्न कब करना है, ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस। और अगर अकम्प्लिशमेंट पे आप वापस नहीं करेंगे तो 161 में आप क्या हो जाएंगे, लायबल। यहाँ पे हमने केस किया था बेटा शॉ एंड कंपनी वर्सेस साइमन एंड सन्स, जहाँ कार गई थी गैराज में, ठीक हो गई थी, लेकिन वो टाइम पे लौटाए नहीं, इस दौरान आग वाग लग गई या नुकसान हो गया। देन बेटा 162 जी किस पे था, एक्रीशन पे नहीं था। 162 बिल्कुल ठीक कहा आपने, डेथ हो गई थी, किसकी हो गई थी, हाँ, श्योरिटी कहाँ से आ रहा है, पहले भी वो 138 मैंने गलत लिख दिया क्योंकि कोई बोल गया, मैंने फटाफट लिख दिया, सोचा भी नहीं, ऐसे मेरे को गलत लिखवा देते हो यार। तो डेथ किसकी हुई थी, बेलर या बेली की हुई थी, अगर बेलमेंट कौन सी है, ग्रेचुअस बेलमेंट है। तो अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है तो उसका क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। देन 163 था बेटे, ये इंपॉर्टेंट, ये रिटर्न पे ही था, आपने रिटर्न करना है विद एक्रीशन, जिसका मतलब था एडिशन। वो जैसे हमने उदाहरण दिया था, आप डॉगी दिए हो तो उसके पिल्ले भी आपके ही हैं, क्लियर है, याद आ गया, पप्स, काउ, काफ। और एक केस किए थे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस कस्टोडियन, लोन लिए थे बेटा, शेयर्स गिरवे रखे थे और उन शेयर्स पे क्या आ गया था, बोनस शेयर आ गया था, याद आ गया। देन बेटे 164, 5 छोटे छोटे से थे ये दरअसल बेली के राइट्स थे। तो 164 क्या कहता है, पहली बात ऑर्डिनरी एक्सपेंस था 158 में, तो यहाँ थे आपको बेयर करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट। तो जैसे मैंने कहा था डॉगी है और उसने किस्सी कर दी, बोले तो काट लिया, बाइट। 165 में क्या था, आप सामान वापस कर सकते हैं, किसको, एनी ऑफ जॉइंट बेलर। तो अगर एक्स ने सामान दिया है आप लौटा वाई को सकते हैं क्योंकि वो दोनों का ही सामान है। 166 में था, आप रिटर्न कर लीजिए, इवन इफ टाइटल ऑफ बेलर क्या है,
डिफेक्टिव है तो क्यों वापस कर दीजिए, वजह ये थी आपको पता नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 167 में क्या हुआ, अगर वो टाइटल डिफेक्टिव है तो आप रिफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने यहाँ पे क्या कर दिया है, केस कर दिया है, तो आप सामान वापस करने से मना कर सकते हैं कि मिस्टर बेलर आप इसके मालिक नहीं हैं। अगले दो सेक्शन का बेटे जोड़ा था, क्योंकि ये फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स पे था, तो बेटा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स पे उसके कुछ राइट थे। 168 अगर रिकॉल करें तो इसमें दो बातें थी। एक, जो आपने एक्सपेंस सामान को संभाल के रखने में लगे हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं, आप इसके लिए सामान को रख भी सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, केस, क्योंकि खर्चा आपने वॉलेंट्री किया, आपने ही अगले की चीज उठाई थी। और दूसरी बात थी, लेकिन अगर कोई प्राइस इनाम डिक्लेयर किया जा सकता है तो आप केस भी कर सकते हो और गुड्स को रिटेन भी कर सकते हो। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस 168। और 169 में क्या था, आप सामान को रीसेल कर सकते हैं, और रीसेल कब करेंगे, अगर पेरिशेबल हो और जो खर्चा है वो आपका हो गया 66.6%, टू थर्ड, या अगला क्या है, मिल ही नहीं रहा है, या उसने क्या कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया सामान वापस लेने से। देन 170 171 दोनों एक ही पैटर्न पे थे बेटा, ये थे लियन पे, और मैंने इसको कुछ इस प्रकार से पढ़ाया था कि 170 में आप पढ़िए पर्टिकुलर लियन और इधर पढ़ लीजिए जर्नल लियन। तो पहली बात, दोनों के मीनिंग में, क्योंकि कोड की हम लोग लिख लिए थे, डोंट मेस विद मी, आगे था नल्ला, कुछ याद है, तो एम का मीनिंग का मतलब क्या था, आप रिटेन करें, क्या रिटेन करें, गुड्स, अगर आपके पास क्या हो उसका पोजेशन, और पोजेशन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, जब तक आपके ड्यूज क्या ना हो जाएं, क्लियर ना हो जाएं। तो यहाँ एक बड़ी सिंपल अच्छी इलस्ट्रेशन हमने ली थी कि गैराज में आप कार पार्क करते हो, लेकिन आपको राइट था जब मर्जी ले जाओ जब मर्जी खड़ी कर जाओ, तो अगला क्या नहीं एक्सरसाइज कर सकता, यहाँ पे लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पोजेशन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सिंपल मैं उदाहरण पर्टिकुलर लियन में ही दिया था। पहली बात, जो दरअसल एल से क्या था, पर्टिकुलर लियन में क्या लगता है, लेबर एंड स्किल, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो निकर शॉर्ट्स, अगर आपको याद हो कि सिलवाने दी थी आपने, स्टिचिंग चार्जेस नहीं दिया, आप ऐसे ही घूमोगे, याद आ गया, ओके। तो ऐसे सेक्शन तो हो ही गया है। तो ये इसका जो एन से क्या था, नेचर, नेचर क्या है, ये ऑटोमेटिक है। तो ए से हमने क्या लिखा था, अवेलेबल टू, ये राइट, अवेलेबल किसको होगा, तो मैंने पढ़ाया था आपको सर्विस प्रोवाइडर्स, जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। जबकि जर्नल लियन मैंने मीनिंग क्या दिया था कि जर्नल लियन होता ऑन अकाउंट ऑफ जनरल बैलेंस। तो यहाँ जैसे आपको एग्जाम्पल लिया था कि बैंक में आपने क्या लिया, बैंक से लोन लिया, तो बैंक में आपके क्या पड़े हैं, डिपॉजिट्स, सिक्योरिटीज, तो वो लोग रख सकते हैं। और नेचर इसका ऑटोमेटिक नहीं होता, लेबर एंड स्किल इसके ऊपर नहीं लगता है। और अवेलेबल में हमने कई पॉइंट पढ़े थे, बैंकर, अटॉर्नीज, पॉलिसी ब्रोकर्स, याद आ गया, फैक्टर्स, वॉर फिंगर, इज दैट ओके बेटा। इसके बाद आपका प्लेज स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं बताऊं तो बेलमेंट के दो सेक्शन और बच जाते हैं, 180 एंड 181। सो प्लेज स्टार्ट्स विथ सेक्शन 172। तो प्लेज में हमने एक ही चीज पे तवज्जो दी थी कि प्लेज क्या है, एक स्पेशल बेलमेंट है। प्लेज क्या है, स्पेशल बेलमेंट है। वजह क्या थी, क्योंकि उसका पर्पस सिर्फ क्या था, सिक्योरिटी। भाई लोन लेना है तो आपने कोई गोल्ड क्या रख दिया, गिरवी रख दिया। 173 में बेटा प्लेजी के राइट्स थे। क्या था प्लेजी का राइट, वो रिटेन कर सकता है सामान जब तक उसके ड्यूज क्या ना हो, क्लियर ना हो। आप उसका पैसा नहीं देंगे, वो आपका सामान रख लेगा। 174 में क्या था, कांट रिटेन फॉर अनदर डेट,
कि अगर आपने दो लोन लिए हैं और एक लोन पे ही आपने कुछ गिरवी रखा है तो दूसरे लोन के लिए वो चीज आप रख नहीं सकते। हाँ बेटे। सो 175, 175 में आता है, आप क्या क्लेम कर सकते हैं? एक्सपेंसेस। अगले ने अपना सामान आपको दिया, आपने उसकी क्या करवा दी? इंश्योरेंस। आपने कहाँ रख दिया उसे? लॉकर में, तो वो खर्चा आप क्लेम कर सकते हैं। 176 बड़ा महत्वपूर्ण था बेटे। यहाँ पे आपको दो राइट थे। अगर नॉन पेमेंट होती है, अगर प्लेजर पैसे नहीं देता है, आप दो चीजें कर सकते हैं, एक केस, दूसरा सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर आप रीजनेबल क्या देंगे? नोटिस, उसके बाद ही बेच सकते हैं। 177 में था पॉनर का राइट, कि पॉनर का राइट है, बोले तो प्लेजर का राइट है, वो क्या कर सकता है? रिडीम। रिडीम का मतलब क्या है? रीपेमेंट। इवन वो पैसे कब दे सकता है? आफ्टरवर्ड्स। अगर उसने टाइम पे पैसे नहीं दिए, वो बाद में भी दे सकता है, लेकिन एक कंडीशन थी, तब तक प्लेजर ने सामान क्या ना किया हो? सेल ना किया हो। ठीक है। देन बच्चों 178, यहां पे हमने पढ़ा था प्लेज बाय नॉन ऑनर, तो यहां हमने पढ़ा था प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। तो यहाँ जो पॉइंट्स थे, इन सब के लिए कॉमन फैक्टर क्या निकलता है? पहली बात 178 ए भी था, 179 भी था। कॉमन फैक्टर ये था बेटा, इन सभी पॉइंट में दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन ये थी, प्लेजर हो इन पोजेशन ऑफ गुड्स या डटॉग। डटॉग मींस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। एंड दूसरी थी प्लेजी एक्टिंग इन व्हाट? गुड फेथ। तो इन तीनों पॉइंट्स के लिए दो कंडीशंस जरूर याद रखें। प्लेजर के पास होना चाहिए पोजेशन, और ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, जो डिलीवरी है वो गुड्स से भी हो सकती है और कागजों से भी हो सकती है। और दूसरी बात है प्लेजी एक्टिंग इन गुड फेथ, मतलब प्लेजी को बिल्कुल नहीं पता है कि प्लेजर का टाइटल क्या है, डिफेक्टिव है। तो मर्केंटाइल एजेंट कौन था? जिसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अथॉरिटी होती है बेचने की, खरीदने की, और रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। 178 ए में क्या था? प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप याद करो तो एक केस किए थे हम यहाँ पे, फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स लिमिटेड। वो एक आप मैन ऑफ रिप्यूट, मैंने अंबानी जैसे बोल दिया था कि आप वो बन के आ गए और ज्वेलरी ले गए थे, और पेमेंट किससे करी थी? चेक से। ठीक है, वो ज्वेलरी वाला। पहली बात, केस का नाम फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स लिमिटेड। देन बेटे 179 भी बड़ा खूबसूरत था, ये था प्लेज बाय पर्सन विद लिमिटेड इंटरेस्ट। तो यहाँ मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चीज समझाई थी कि क्या हो सकती है, सब प्लेज भी हो सकती है। याद आया कुछ? कि अगर आपने कोई चीज गिरवी रखी 5,000 में, तो प्लेजी का भी वो प्रॉपर्टी बन जाता, आपका प्रॉपर्टी होता है जर्नल, और प्लेजी का क्या बन जाता है? स्पेशल। वो आगे भी प्लेज कर सकता है, लेकिन एक चीज तय है, जैसे आप उसका पैसा लौटा देते हैं, उसे आपकी सामान वापस करनी पड़ेगी। वो ये नहीं कह सकता मैंने आगे क्या कर दी है, फर्दर प्लेज। सो दिस इज अ नाइस सेक्शन 179। बेटा लास्ट में दो बचते हैं, ये फिर से बेलमेंट पे आ जाते हैं, और अगर आपको याद हो इनका पैटर्न भी सेम था। ये केस हम लोग किए थे किसके ऊपर? रॉन्ग डूअर पे। कुछ याद है? रॉन्ग डूअर मतलब 180 में क्या था? आपको कोई तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? डिप्राइव कर रहा है। डिप्राइव मीन्स वंचित कर रहा है, किसी से? आपके सामान से। आपने सामान बेली को दिया, वो उठा के ले गया। तो यहां चाहे बेली हो चाहे बेलर हो, दोनों ही केस कर सकते हैं, चाहे बेली का सामान नहीं है, बिकॉज ही वॉज द पर्सन एंटाइटल्ड टू यूज द गुड्स। नाउ यू हैव caused an injury to him, you have deprived him। और 181 में क्या था? आप उस तीसरे बंदे से कॉम्पनसेशन ले सकते हैं, लेकिन बढ़िया पॉइंट क्या था, उस कॉम्पनसेशन को दोनों में क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा एज पर क्या? इंटरेस्ट, देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जो मोबाइल है आपका, वो है
मान लीजिए 10,000 का आप रिपेयर के लिए दिए थे बेली को और बेली ने कहा था मैं 2,000 रुपये लूंगा, तो कोई मोबाइल उठा के ले गया तो 12,000 का कॉम्पनसेशन दोनों में कैसे बढ़ेगा? 10 एंड 2,000 में। विद दिस बेटे द बिलमेंट कम्स टू एन एंड। तो देखिए जितने भी हमने पहले भी हर एड की रिवीजन की एक एक पेज में लिखे, अगर ये पेजेस आप बना लें, यू कैन कीप एनीवेयर, हर 2 4 5 दिन में आप रिविजन्स करते रहो, क्या चाहिए आप, शॉर्ट में एक एक वर्ड तो आ ही गया। तो सीरियसली अगर मैं टोटल ऐसे 8 9 पेज मैक्सिमम बनेंगे, पूरा का पूरा आपका कोर्स 8 9 पेज में। एंड विद सेक्शन डोंट फॉरगेट विद केस लॉस। ओके गाइस, एजेंसी था, अब इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी 182 से 238। एजेंसी में मैं ये कहूँगा 224 तक तो सेक्शन सारे आसान थे, उसके बाद थोड़ा सा आपको जरूर महसूस हुआ होगा। सबसे पहले बेसिक्स में जब हम स्टार्ट करते हैं तो 182 में डेफिनेशन एजेंसी की नहीं है, क्या किसकी है? एजेंट की है। भाई दो बातें थी, एक टू डू एन एक्ट फॉर अनदर और दूसरी बात थी रिप्रेजेंट इन डीलिंग विद थर्ड पार्टीज। 183 में हमने कहा कि भाई प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए, चाहे एजेंट क्या हो, पागल हो, बच्चा हो। ठीक है, एजेंट नीड नॉट बी। ठीक है बेटा। और 185 में हमने कहा था कॉन्सिडरेशन नॉट नेसेसरी, उसकी जरूरत नहीं है। 186 7 एंड 8 मैं कहूंगा ये कि पैटर्न पे चले जाते हैं। ये थी एजेंसी क्रिएट हुई थी एक्चुअल अथॉरिटी से, दैट वाज मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय एक्चुअल अथॉरिटी। वैसे अगर आप याद करो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का ऑलरेडी हम आधे पेज में पहले भी मैं लिखवा चुका हूं आपको, डू यू रिमेंबर और नॉट? वैसे तो आप लोगों को ये भी याद नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्ट भी करवाया था, वो अलग बात है ना? और ये ऑलरेडी मैं शॉर्ट में आपको लिखवा चुका हूं, लेट मी टेल यू। सो 186 में हमने किसकी बात की थी? एक्सप्रेस अथॉरिटी से, इम्प्लाइड अथॉरिटी से, एंड 188 में क्या था? फिक्सिंग व्हाट? एक्सटेंट। देखिए एजेंट आप बना रहे हो तो आप उसकी एक लिमिट, उसके स्कोप के ऊपर एक क्या डाल सकते हो? लिमिट डाल सकते हो। देन 189 वाज वेरी नाइस वन। अच्छा 188 में मैं थोड़ी सी एक चीज और हल्की सी, कोई बात नहीं मैं हल्का सा और ऐड कर दूं, क्योंकि एक्सटेंट में भी हमने ये कहा था कि 2 सिचुएशंस निकल जाएंगी, और पहली सिचुएशन ये निकलती है कि अगर नॉर्मल सरकमस्टेंसेस हो तो क्या होगा। तो हमने ये कहा था जो एजेंट है वो हर वो काम कर सकता है जो क्या है? लॉफुल है। वो हर काम कर सकता है जो क्या है? इंसिडेंटल टू बिजनेस है, मतलब बिजनेस के लिए करना जरूरी है। तो यहां हमने इलस्ट्रेशंस कुछ पढ़ी होंगी, है कुछ याद किसी को? ये किसी को याद नहीं, कोई बात नहीं। तो देखिए जैसे हमने इलस्ट्रेशन पढ़ी थी, किसी से पैसे क्या करने हैं? रिकवर करने हैं। तो रिकवर करने के लिए आप क्या कर सकते हो एज एजेंट? केस कर सकते हो, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज लॉफुल टू बिजनेस, इट इज समथिंग विच इज इनसिडेंटल टू बिजनेस। देन बेटा 189 वाज वेरी नाइस वन, इसको आप वो बंदर वाली सिचुएशन से याद करना। तो हमने कहा था एजेंसी का एक्सटेंट अगर सिचुएशन कौन सी हो? इमरजेंसी हो, ठीक है, या नेसेसिटी भी कहा था। तो हमने कहा था कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? ये नेसेसिटी कौन सी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कमर्शियल, एक बात। दूसरी बात, आप बोनाफाइड हैं, जिसका मतलब है आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप क्या नहीं कर पा रहे हैं? कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने उदाहरण दिया था, आप हिमाचल में हो, ट्रक लेके आ रहे हो, मोबाइल का कनेक्शन नहीं है, वो पलट गया, टमाटर बेचने पड़े, याद है? तो वो बंदर आ गए थे टमाटर खाने के लिए। तो वो इजी वे में हो जाता है कि ऐसे एग्जाम्पल याद रख लें, बंदर।
वैसे हमने इलस्ट्रेशन का भी एक जिक्र किया होगा कि शिप था और जो कप्तान साहब हैं उनको, कप्तान साहब एजेंट हो जाएंगे तो उनको एक राइट मिलना चाहिए किस चीज़ का, रिपेयर्स का, क्योंकि शिप में गड़बड़ होगी तो वो समुद्र में कैसे चलेगा, क्लियर, वहाँ टो करने की सुविधा मिल नहीं पाती है। सो इसके बाद रिकॉल करें तो 190 से 195 तक इकट्ठा जाता है, क्योंकि वो दो तरह के एजेंट पे था, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो अगला जो कंसेप्ट है तो ये पता होना चाहिए, दैट इज ऑन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। और इसके ऊपर आपके सेक्शन आते हैं बेटा 190, 191, 2, 3, 4। बच्चों की गिनती तो बहुत बढ़िया है, उन्हें सारा आता है। देखिए गिनती के अलावा भी कुछ बोलो ना साथ में। तो 190 आपको याद हो, हमने कहा था एजेंट इज ए डेलीगेटी एंड ए डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट, ठीक है, वो एक डेलीगेटी है, कांट डेलीगेट। तो और 191 नेचुरल हमने बात थी किसकी की थी, सब एजेंट। क्या हो सकता है 190 ने कह दिया ऐसा हो नहीं सकता। तो सब एजेंट पे हमने कहा था ओरिजिनल एजेंट का इसके ऊपर क्या रहता है बच्चों, कंट्रोल, क्योंकि मैंने एक डिफरेंस मैंने कोड की बताई थी आपको, दिल्ली रेलवे लाइंस पे पीसीआर थी तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिजिनल की है, रेमुनरेशन वो देगा, लाइबिलिटी भी वही होगी, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों में है, प्रिंसिपल के साथ नहीं है। सो 192 में हमने कहा था अगर ये सब एजेंट अपॉइंट होता है प्रॉपरली, क्योंकि हमने कुछ एक्सेप्शंस कही थी कि सब एजेंट हो सकता है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है या एक्सप्रेसली है या कस्टम है, तो क्या होगा, प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा। एंड अगर अपॉइंटमेंट नॉट प्रॉपरली है तो प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। और 194 में बेटा क्या आ गया था आपका, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो 195 भी इसी पे था। 194 क्या कहता है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को जो है वो माना ओरिजिनल एजेंट ने क्या किया, ओरिजिनल एजेंट ने अपॉइंट किया, लेकिन बड़ी बात क्या थी इसमें, बड़ी बात ये थी कि भाई प्रिंसिपल की कंसेंट एंड नॉलेज के साथ है, तो इसलिए लायबल कौन होगा, प्रिंसिपल ही होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एक तरह से एजेंट किसका हो गया, प्रिंसिपल का, राइट बेटा। देन 195 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है ओरिजिनल एजेंट ने अपॉइंट किया था, लेकिन ओरिजिनल एजेंट की क्या थी, कुछ ड्यूटी थी इन नेमिंग, कि जो आप सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट कर रहे हो आपकी कुछ ड्यूटी है। जैसे क्या ड्यूटी होनी चाहिए, सेम वही था जैसे हमने पढ़ा, एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, जैसे आप अपने लिए एजेंट अपॉइंट कर रहे हो। तो यहाँ हमने 195 में कुछ इलस्ट्रेशंस करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है किसी को याद। तो यहाँ आपने एक शिप खरीदना था और आपने एक सर्वेयर रिप्यूट वाला अपॉइंट किया था, और सर्वेयर से क्या हो गई थी गलती, तो इस सर्वेयर क्या बना, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, क्योंकि आप शिप खरीद नहीं सकते हैं, तो इसलिए भाई मेरा कोई कसूर नहीं है। और दूसरा क्या था, आपने कुछ स्टेट सेल करनी थी, किससे, ऑक्शन से, और एज ए एजेंट आपने क्या अपॉइंट कर दिया, ऑक्शनर, और ऑक्शनर ने चीज बेची, लेकिन बाद में वो ऑक्शनर क्या हो गया था, इंसॉल्वेंट, और पैसे क्या हो गया, मिस अप्रोप्रिएट कर गया, तो इसमें ओरिजिनल एजेंट का कोई कसूर नहीं है। तो बेटा मेरा एक पेज यहां खत्म हो जाता है, आई एम सो सॉरी आई कुड नॉट मेक इन वन पेज, बाकी मैं 200 तक तो लिख सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे साइड पे जगह है, आई मेक इट 200 बिकॉज डेट विल लुक गुड, नहीं नो चलो आप मना कर रहे हैं, मैं अगले पेज पे जाता हूँ। सो हाँ जी, है कुछ याद, अगला क्वेश्चन किस पे था,
आपको याद होना चाहिए अगला प्रश्न रेटिफिकेशन पे था। रेटिफिकेशन किस चीज का? ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो सबसे पहले बच्चों को यह पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल लायबल होता है एजेंट के लिए अगर उसने अथॉरिटी दी है। प्रिंसिपल लायबल होता है सिर्फ उतने के लिए जितनी अथॉरिटी की लिमिट थी, कभी भी बाकी प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल चाहे तो अपने आप को लायबल करवा सकता है, और इसे हम कहते हैं रेटिफिकेशन, जिसका मतलब क्या होता है? सब्सीक्वेंट अप्रूवल। ये वर्ड 100% आपको आना चाहिए। सब्सीक्वेंट का मतलब ही क्या होता है? आफ्टर वर्ड्स। प्रिंसिपल ने कहा चलो कोई बात नहीं। और ये था बेटा कॉन्सेप्ट आपका 196 से 200 तक। तो 5 सेक्शन का ये कंसेप्ट था वो, और ये पांचों क्या थी इस रेटिफिकेशन की? कंडीशंस थी। तो 196 में क्या कंडीशन थी बच्चों? बिल्कुल ठीक। दरअसल आपने जो भी ट्रांजैक्शन की है किसके बिहाफ पे की हो? प्रिंसिपल। और बिहाफ पे होने के लिए प्रिंसिपल किस में होना चाहिए? एग्जिस्टेंस में। कुछ याद आया? और यहां हमने केस किया था केलनर वर्सेस बैक्स्टर। जिस केस में क्या हुआ था? अरे प्रमोटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर अ प्रपोज्ड कंपनी, तो कंपनी तो अभी बनी ही नहीं है, तो कंपनी कभी भी उसे रेटिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि सब्सिक्वेंट अप्रूवल की पहली कंडीशन है जो काम किया गया हो वो प्रिंसिपल के नाम पे किया गया हो, लेकिन जो पैदा ही नहीं हुआ उसके नाम पे काम हो ही नहीं सकता। बेटा 197, आप ये बहुत बढ़िया, आप रेटिफिकेशन एक्सप्रेस भी कर सकते हैं या इम्प्लाइडली भी कर सकते हैं। और अगर आपको इम्प्लाइड वाला याद हो तो हमने कुछ अच्छी इलस्ट्रेशन पढ़ी थी, जैसे, हाँ जी, जैसे उस बिजनेस में ये कुछ था कि जो पैसा बचा हो उसको आप क्या कर दें? इन्वेस्ट कर दें। और लेकिन आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का नुकसान हुआ, ठीक है, तो उसके पैसे किसको भरने पड़ेंगे? एजेंट को। या यहाँ ये था कि एजेंट ने इन्वेस्ट कर दिया और क्या आया? ब्याज। और वो ब्याज किसने क्या किया? प्रिंसिपल ने रख लिया। तो अंडरस्टूड है, आपने इम्प्लॉयडली उसे क्या किया? रेटिफाई कर दिया। देन एक और पढ़ी होगी इलस्ट्रेशन हमने, है कुछ याद? हाँ, बिल्कुल ठीक। दरअसल गुड्स क्या किए गए एजेंट द्वारा? एजेंट ने बाय कर दिए, और प्रिंसिपल ने क्या किया? प्रिंसिपल ने उसे बेच दिया। तो अंडरस्टूड है, आपने इम्प्लॉयडली क्या कर दिया? रेटिफाई। हाँ जी 198, आप रेटिफिकेशन करेंगे विद फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। तो यहाँ पे भी एक इलस्ट्रेशन हम लोग पढ़े थे, कुछ याद हो? दरअसल यहाँ पे हमने कहा था एजेंट को गुड्स बाय कर लेना, हमने उसे कहा था एट मार्केट प्राइस बाय कर लेना, लेकिन उसने बाय किस पे किए? ज़्यादा रेट पे। तो हम रेटिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक चीज़ छुपा गया था, नॉन डिस्क्लोजर। उसने एक डिस्क्लोजर नहीं किया था कि ये जो गुड्स हैं ये किसको बिलोंग करती हैं? टू एजेंट। उसका खुद का ही सामान था। हे ईश्वर। 199, हाँ, आप जो रेटिफिकेशन करेंगे वो किसका करेंगे? होल ट्रांजैक्शन का, ये नहीं कुछ हिस्सा आप रेटिफाई कर पाएंगे। 200 बहुत खूबसूरत था, बहुत बढ़िया। 200 में ये था कि रेटिफिकेशन शैल नॉट बी इंजूरियस टू थर्ड पार्टी। तो वी हैड अ वेरी नाइस इलस्ट्रेशन ओवर हेयर, यस, डू यू रिकॉल? तो यहाँ पे वो था लेसर लेसी, मैं बोले तो लैंडलॉर्ड टेनेंट, और आपने टेनेंट को निकालने का नोटिस दे दिया, और बाद में लैंडलॉर्ड कहता अच्छा किया, नहीं ऐसा रेटिफाई आप कर नहीं सकते। तो लैंडलॉर्ड, टेनेंट और थर्ड पार्टी ने क्या किया? इवेक्ट का नोटिस। ठीक है जी। देन गाइस, अगर आसान वे में याद करना है तो अगला प्रश्न हमारा किस पे था? टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी थी बेटे। तो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, और ये सिंपल आपकी 201 से 210 थी।
और मैं कोड की आराम से बोलूं तो बहुत आसान किया था आपके लिए। RSRC दिल एनिमी, याद है? R से रेवोकेशन, C से कंप्लीशन, R से रेनंसिएशन, S से सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड, D से डेथ, I से इंसॉल्वेंसी, L से लिक्विडेशन, एनमी वो प्रिंसिपल एलियन एनमी हो गया। ये था आसान, लेकिन अब मैं टेक्निकल लिखूं वो भी लिख देते हैं भाई। ये काउंटिंग तो आप करवा ही देंगे, 201 2 3 4 5 6 7 8, क्या बात है। तो बच्चों ने अच्छी रिवीजन करवा दी पूरी 210 तक। चलिए कोई बात नहीं, मेन है हम रिवीजन करें, अगर उसमें से 10% भी अगर आप समझ लें वो भी बहुत है। सो बेटा 201 में अगर याद करो तो इस टर्मिनेशन का मीनिंग ही था, तो हमने सिंपल कहा था टर्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है, अरे भाई कैंसलेशन, और क्या होगा। ठीक है। 202 माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत था। वो इसलिए था क्योंकि ये थी इररेवोकेबल एजेंसी, और वजह क्या थी, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। आपका ऐसे एजेंट उसमें इंटरेस्ट है, जबकि देखा जाए तो एजेंट का कभी पर्सनल इंटरेस्ट क्यों होगा, क्योंकि वो तो सारा कार्य ही किसके लिए कर रहा है, प्रिंसिपल के लिए कर रहा है। और अगर आप ध्यान दें, मैंने खूबसूरत आपको उदाहरण दिया था, वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे मकान खरीदना, वो है याद रखने के लिए इजी। तो एग्जाम्पल लें तो पावर ऑफ अटॉर्नी वाला आप याद रख सकते हैं, वरना मैंने इलस्ट्रेशन करवाई थी आपको, है कुछ याद? बहुत बढ़िया। दरअसल क्या था, वो एडवांस में रुपीस किसके पास पड़े थे? नहीं नहीं, प्रिंसिपल के साथ पास या एजेंट के पास? नहीं, अरे ये क्या हो रहे। सो एडवांस में कुछ रुपए किसके पास थे, प्रिंसिपल के पास या एजेंट के पास? किसी को कुछ याद नहीं है? कहते बस एडवांस में कुछ था। दरअसल प्रिंसिपल के पास कुछ पैसे एजेंट के थे, और उसने कहा कि तू गुड्स क्या कर, सेल कर दे, वैसे वर्ड कंसाइनमेंट था। तो अब आप उसे बेचने से रोक नहीं सकते, क्योंकि उसने अपने पैसे की रिकवरी प्रिंसिपल से करनी है। उसका क्या इनवॉल्व हो गया, इंटरेस्ट। 203 बेटा, वैसे पहले आपको 4 देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी क्या था, इररेवोकेबल एजेंसी है। 3 थोड़ा अलग हो जाता है। और ये क्या था, इररेवोकेबल एजेंसी की वजह क्या थी, पार्ट ऑफ अथॉरिटी एक्सरसाइज्ड। दरअसल यहां पे एजेंट ने पूरी ट्रांजैक्शन अभी एक्सरसाइज नहीं की है। यहां 2 अच्छी इलस्ट्रेशंस थी आल से, दे आर द गुड वंस। हाँ जी, कुछ याद है? प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा सामान क्या कर लेना, खरीद लेना, और खरीद लेना, और ऑलरेडी रुपीस किसके पास पड़े थे, एजेंट के पास पड़े थे। और एजेंट ने क्या किया, ट्रांजैक्शन किस पे कर ली, पर्सनल नेम पे अगर कर ली है तो आप उसे रिवोक कर नहीं सकते। लेकिन सेकंड इलस्ट्रेशन क्या थी, अगर प्रिंसिपल के नाम पे करी है तो आप रिवोक कर सकते हैं, यहां इररेवोकेबल। हे ईश्वर। 203 जी, दरअसल 203 था रेवोकेशन, किसने करी, प्रिंसिपल ने करी। तो रिवोक करने के लिए क्या जरूरी है, टाइम। वो टाइम क्या होना चाहिए, बिफोर एजेंट क्या करे, अथॉरिटी एक्सरसाइज करे। ये था बेटा, क्लियर है? आप रिवोक कीजिए, लेकिन अगर एजेंट काम कर चुका है तो आप कैसे रिवोक कर सकते हैं। देन 205 6 7, एक पैटर्न पे जाएंगे। 205 में क्या था,
रेवोकेशन मैंने आपको समझाया था बाय प्रिंसिपल, एंड रिनंसिएशन किसके द्वारा होती है? एजेंट। कुछ याद आया? एक तो ये कॉन्सेप्ट निकाल लीजिए, रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल, रिनंसिएशन बाय एजेंट। तो इनके ऊपर थे ये तीन सेक्शन। तो 205 ने कहा था अगर रिवोक कर रहा है प्रिंसिपल या एजेंट एजेंसी छोड़ रहा है तो स्वाभाविक है, आपने तो क्या किया, बीओसी बोले तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसलिए आप लोग क्या पे करो, कॉम्पनसेशन दो दूसरे को, है ना। एंड देन 206 में क्या था, अगर आप ये कर रहे हो तो ब्रीच तो कर रहे हो, तो आप कम से कम क्या दो, नोटिस। तो टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम हमेशा क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए ना यार। एंड देन 207 कहता है ये दोनों ही काम एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं, राइट। देन 208 में 208 में फिर से ये सिर्फ ये वाला हिस्सा है, रेवोकेशन किसके द्वारा थी, प्रिंसिपल के द्वारा है। तो रेवोकेशन टू टेक अफेक्ट मतलब रेवोकेशन कब हो पाएगी, रेवोकेशन तब हो पाएगी जब किसको पता चले, एजेंट को एंड किसको, थर्ड पार्टी को। व्हेन एजेंट प्लस थर्ड पार्टी कम्स टू नो। तो एक इलस्ट्रेशन हमने पढ़ी थी, इसमें है कुछ याद? हाँ, आपने रेवोकेशन करी, किससे करी, लेटर से करी, लेकिन लेटर पहुंचने से पहले ही एजेंट ने क्या कर दिया, सामान सेल कर दिया। तो क्या ये वैलिड सेल है? द आंसर इज यस, क्योंकि 208 ने ही कहा वो तभी स्टार्ट होगा जब अगलों को पता चले। जी 209, यस प्लीज। अरे प्रिंसिपल का हैप्पी बर्थडे हो गया, बोले तो डेथ हो गया या क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो यहां एजेंट का ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, एजेंट की ड्यूटी ये है टू प्रोटेक्ट हिज वॉट, इंटरेस्ट, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि अगले की मौत हो गई है। देन 210 किस पे था, ये बड़ा आसान था, ये टर्मिनेशन ऑफ किसका था, सब एजेंसी का, राइट। देर आफ्टर बच्चों हमने प्रश्न पढ़ा किसके ऊपर, एजेंट की ड्यूटीज, और अगर याद करो तो एक कोड की बनाई थी हमने, दीदी, सीए, सीएस, ओ, लेकिन ओ किसके बीच में था, सीएस के बीच में था। सो दैट वाज द क्रूशियल पार्ट। और दीदी में एक डी नहीं लेंगे, वो पहले ही हो चुका है 190 में, नॉट टू डेलीगेट। सो बेटा ड्यूटीज ऑफ एजेंट या रिवर्स भी आप कह सकते हैं, राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। तो कोड की थी दीदी, सीए, सीएस, ओ। चलो सेक्शन तो याद होंगे, 211 से कहां तक गए थे, 218 तक गए थे। तो चलो 211, 12, 13, 14, 15, 17, 18। ओह यू हैव डन इट। 19 20 भी इधर ही आ जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि 17 18 रिपीट हुआ था, वो राइट्स ऑफ एजेंट में भी रिपीट मारा था हमने। तो ये 17 18 अगला जो प्रश्न आएगा उसमें भी जाएगा, राइट्स ऑफ एजेंट में। हाँ जी, पहला डी से तो हो गया, डेलीगेट मत कीजिए, अगला डी क्या था, हाँ अरे तुम फॉलो करो रे, डायरेक्शंस किसका, प्रिंसिपल का, इलस्ट्रेशन थी यहाँ पे। हाँ जी, अरे धंधे में परंपरा थी, बिजनेस में क्या थी,
परंपरा थी, क्या कर दें, आइडल जो पैसा पड़ा है उसे इन्वेस्ट कर दें। देन धंधे में कोई कस्टम परंपरा नहीं थी, किस चीज की, तो ठीक है आप नहीं करेंगे। देन बच्चों दीदी सीए, सी से केयर एंड स्किल एक्सरसाइज करें आप, कितना एक्सरसाइज करेंगे, वही ऐसे मैन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंस वुड इन सिमिलर सरकम, नहीं करेंगे तो आप लायबल होंगे। भाई साहब यहाँ पे बहुत प्यारी इलस्ट्रेशंस थी, और एक आधी नहीं थी, कितनी थी, मेरे हिसाब से 4 होनी चाहिए। बोलो पहली, हाँ जी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, चलो जो भी कह रहे होंगे आप लोग अच्छा ही कह रहे होंगे, है ना। तो दरअसल आपने कुछ पैसे, रिमिट का मतलब है ट्रांसफर करने थे प्रिंसिपल को, ठीक है, और आप यहां पे फेल हो जाते हैं, राइट। तो एज एजेंट आप क्या होंगे, लायबल होंगे, किसके लिए, जितना भी उसे क्या हुआ है नुकसान। पैसे नहीं भेजेंगे तो पैसे के लिए भी लायबल हैं आप, ब्याज के लिए लायबल है, और एक बड़ी खूबसूरत चीज मैंने यहां बताई होगी, जो भी नहीं भेजने से डायरेक्ट लॉस हो, है कुछ आप, इनडायरेक्ट नहीं, जो भी डायरेक्ट लॉस हो, तो वो उस पर मुझे लगता है बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन आ सकती है। तो नुकसान में जो मनी तो है ही है, ब्याज भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड जरूर लिखें, डायरेक्ट लॉस, ठीक है। ओके बोलो जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, हाँ किसी को याद नहीं, ओके ठीक है, थोड़ा खुल के बोल दो ना यार। क्रेडिट सेल आपने करी है तो इंक्वायरी करना तो जरूरी है ना भाई। देन याद करो शिप के ऊपर होनी चाहिए आपकी 2 इलस्ट्रेशन। वो इंश्योरेंस, क्या था इंश्योरेंस में, हाँ क्या था इंश्योरेंस में, शिप के इंश्योरेंस में क्या किया, क्लोजेस थे, तो आपने क्या नहीं किया उन क्लोजेस को, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए फेवरेबल हैं वो आपने इंसर्ट नहीं करवाई। दूसरा शिप क्या हुआ, वो आपने वो फिर से कॉटन की बेल्स भेजनी थी, और क्या किया आपने, नहीं भेजी, नहीं भेजी तो इस दौरान प्राइस क्या हो गया, शूट हो गया, तो प्रिंसिपल को नुकसान हुआ, आपकी तरफ से क्या था, आप केयर नहीं एक्सरसाइज किए। देन ए से बोलो, आपको रेंडर करना है प्रॉपर अकाउंट्स, और यहाँ हमने केस किया था, अरे अकाउंट्स में आप साथ में वाउचर भी लगाओ, याद है, विद वाउचर, और वाउचर के ऊपर हमने एक केस पढ़ा था, हाँ जी क्या नाम था, आनंद प्रसाद वर्सेस द्वारका नाथ। चलिए 14, क्या करें, कम्युनिकेट करें प्रिंसिपल के साथ, कम्युनिकेट करें जब भी कोई आपको क्या आए, प्रॉब्लम आए। अब याद कीजिए सेक्शन नंबर 15 एंड 16, 12 13 11 12 13 14, ओके ये था ओ से हमारा, नॉट टू डील इन व्हाट, ऑन अकाउंट। अब इसमें 15 ने क्या कहा था, अगर आप डील करेंगे तो उस ट्रांजैक्शन को क्या किया जा सकता है, कैंसिल या टर्मिनेट, एंड देन जो भी आपने कोई बेनिफिट कमाया हो वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। दोनों की इलस्ट्रेशंस को मैंने कंबाइंड एक इलस्ट्रेशन बना दी थी, अगर याद करो तो क्या थी, वो कोई स्टेट आपने बेचनी थी, और उसके अंदर क्या पाई गई, माइंस, एजेंट ने क्या किया, सेल्फ परचेज कर ली, मान लो 20 लाख में, और सेल कर दी कितने में, 25 लाख में, हाँ वो प्रॉफिट आपको वापस करना पड़ेगा। और 17 18 क्या था हमने,
ये तो इकट्ठे किस पे थे, एस से पॉइंट सम्स के ऊपर। जो पैसे हैं एज एजेंट आपने किसको लौटा देने हैं, प्रिंसिपल को। तो 17 क्या कहता था, 17 ये कहता था जो पैसे मिले ना उसमें से आप रिटेन कर सकते हो कुछ पैसा। तो ये रिवर्स हो गया था, ड्यूटी की बजाय क्या, राइट। रिटेन किस बात का कर सकते हो, जो आपके एक्सपेंसेस हुए हैं या जो आपका कमीशन या रेमुनरेशन वगैरह बनती है, ये डिडक्ट करके आप बैलेंस क्या करो, हैंड ओवर कर दो। तो ये था 218 में, राइट। देन बच्चों राइट्स ऑफ एजेंट में जाते हैं तो ये राइट तो आ ही जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया रिटेन करना है, तो आपका क्या हो गया, राइट। हमने कोड की बनाई थी, क्या बनाई थी जी, रली। सो सबसे पहले 8 से 19 20 दो सेक्शन बनते हैं, और ये किस पे थे, रेमुनरेशन आपका हक है। और 19 क्या कहता था, रेमुनरेशन कब होगा, रेमुनरेशन ड्यू होगा ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है। और 20 क्या कहता था, नो रेमुनरेशन, भाई नहीं मिलेगा, ऑन दैट पार्ट ऑफ बिजनेस which is misconducted. And here we had a beautiful illustration. हाँ जी, क्या थी illustration, वो रिकवरी वाली याद करो कि रिकवरी गुड होनी चाहिए, फिर गुड सिक्योरिटी पे उसे क्या करो, इन्वेस्ट करो। तो वो रिकवरी आपको याद हो 1 लाख की थी, 90,000 उसने गुड सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट किया, 10,000 बैड सिक्योरिटी पे, और इसमें से 2,000 का क्या हो गया था, लॉस। तो इस पे रेमुनरेशन मिलेगी, इस पे रेमुनरेशन मिलेगी, लेकिन इस पे नो रेमुनरेशन, और यहाँ 2,000 का लॉस क्या हो जाएगा, आप में से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। देन बेटा जी आई से जो पॉइंट आता है दैट इज इंडेमनिटी वाला। ओके ओके सॉरी, लियन रह गया, वो एक वर्ड में लिख दूं मैं, 221 ये एक ही वर्ड में था, लियन का राइट वो आप सारे जानते हैं, एज एजेंट प्रॉपर्टी गुड्स पेपर वगैरह रख सकते हो जितना आपका पैसा बनता है, लेकिन मेन है आई से इंडेमनिटी वाला, और ये था सेक्शन 222 से 225 तक। सो इंडेमनिटी का जो आपका राइट था 222 23 24 एंड वॉट 25, यस प्लीज। 22 में किस चीज की इंडेमनिटी थी भाई, जो कुछ एजेंट ने काम किया, और कौन सा काम किया, लॉफुल एक्ट्स जो आपने प्रिंसिपल के लिए किए हैं, उसका जितना नुकसान हो गया आप पैसे ले सकते हो। तो याद करो यहां पे इलस्ट्रेशन था, वो दरअसल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और थर्ड पार्टी क्या करता है, स्यू कर देता है एजेंट को, तो जो पैसे एजेंट के लगे वो प्रिंसिपल से ले लेगा। देन 223 में इंडेमनिटी जो कुछ आपने काम किया प्रिंसिपल के लिए इन वॉट, गुड फेथ। तो गुड फेथ में यहां गुड फेथ में काम किया, लेकिन थर्ड पार्टी को लॉस हो गया, तो हेयर वी डिड प्रोबेबली टू इलस्ट्रेशन, एक वो कोर्ट का ऑफिसर, उसके थ्रू, क्योंकि कोर्ट ने आपके फेवर में डिक्री दी थी, आपने सामान उठाना था, ए का उठवा किसका लिया, बी का, तो बी तो केस करेगा एजेंट पे। सो कोर्ट ऑफिसर डिक्री,
और दूसरा भी सेम ऐसा ही था, सेल किया, दोनों में ही पंगा किस चीज का था दरअसल, ट्रू ऑनर, सेल किया समवन एल्स, एजेंट ने सामान बेच दिया प्रिंसिपल के कहने पे, लेकिन सामान प्रिंसिपल का था ही नहीं, तो गुड फेथ में बेचा ना आपने। देन 224 वाज क्वाइट नाइस वन। तो हमने कहा था नो इंडेमनिटी नहीं मिलेगी, क्यों? फॉर क्रिमिनल एक्ट्स। यहां इलस्ट्रेशन वन वॉज वेरी नाइस वन। एक तो था जब ही पीटा, और दूसरा था वो मैलिशियस पब्लिकेशन, अखबार में छपवा दी थी, और उसके लिए बढ़िया वर्ड क्या था, लीबल, मैलिशियस पब्लिकेशन। 225, दिस वॉज अगेन वेरी नाइस वन। ये था कॉम्पनसेशन, किस वजह से, दरअसल लॉस या इंजरी होती है एजेंट को ड्यू टू प्रिंसिपल्स निग्लेक्ट, और यहां पे इलस्ट्रेशन थी वो हमारी, याद करो, पैड वाली, लेबर वाली, वो जिनसे वो चढ़ते हैं, और एक इंटरेस्टिंग वर्ड था स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग। देन आई एम लेफ्ट विद वन क्वेश्चन। तो भाई मैं तो कंप्लीट कर रहा हूं, जिसने जाना हो जा सकते हैं, बिकॉज मैं 5-7 सेक्शन क्यों छोड़ूं, ठीक है? जिनकी कोई क्लास हो दे मे लीव ऑल्सो, आई डोंट माइंड, राइट, बट आई विल कंटिन्यू। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा, किसके ऊपर था? लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर एक्ट्स ऑफ एजेंट टुवर्ड्स व्हाट, थर्ड पार्टी। सो डेट वॉज सम ट्रिकी सेक्शंस ओवर हेयर, जहां मैंने कहा था एग्जाम में आज तक क्या नहीं आए, क्वेश्चंस नहीं आए, और 3-4 सेक्शन ऐसे थे जहां बुकलेट से आपको इलस्ट्रेशन पढ़नी थी, और उनमें कॉमन फैक्टर क्या था, सेट ऑफ। है कुछ याद? तो एक चीज ना भूलिए, ये कुछ बुकलेट में से इलस्ट्रेशन कुछ सेक्शंस की ऑन व्हाट, सेट ऑफ, तो ये पढ़ाऊंगा तो और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको स्किप कर रहा हूं, बाकी मैं पढ़ा रहा हूं। देन ऑब्वियसली अब ये सारे आखिरी सेक्शंस थे, कहां से स्टार्ट होंगे, गिनती तो तुम कर ही दोगे। ओ यू हैव डन इट, आपने प्रॉपर काउंटिंग करवा दी, दिस इज सो ग्रेट। चलिए 226 में क्या था, एजेंट कितना काम करेगा, जितनी उसकी अथॉरिटी है, तो जितनी उसकी अथॉरिटी थी उतने काम के लिए ही प्रिंसिपल क्या होगा, लायबल होगा। और यहां पे बता दूं वो इलस्ट्रेशन थी सेट ऑफ वाली। देन 227 और 28 बड़े अच्छे थे, उसने अपनी अथॉरिटी क्या करी, एक्सीड करी। अब इसमें निकले दो प्रश्न, क्या वो सेपरेबल है या नहीं है, तो सेपरेबल और नॉट। अगर सेपरेबल है तो ठीक है, प्रिंसिपल कितना लायबल होगा, सिर्फ जितनी उसने अथॉरिटी दी थी। और इलस्ट्रेशन यहां कौन सी थी हमारी, इंश्योरेंस उसने कहा था किसकी करवा लेना, शिप की, बट हमने साथ में किसकी करवा दी, तो बस इसके लिए वो लायबल होगा। और जो नहीं सेपरेबल था इसमें उसने कहा था भाई 500 क्या ले आना, शिप्स ले आना, लेकिन हम साथ में 200 मेमने ले आए थे, और वो ट्रांजैक्शन हुई थी 7,000 में, तो अलग अलग नहीं थी भेड़ें कितने की हैं और मेमने कितने के हैं। ठीक है, ओके। 229 अगर याद करो तो मैंने इंटरप्रिटेशन वगैरह में भी इस्तेमाल किया था, ये था नॉलेज ऑफ एजेंट इज नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ इलस्ट्रेशन से मैंने आपको ये सिखाया था वो नॉलेज कौन सी होनी चाहिए, एजेंट बनने के बाद वाली, ठीक है? तो यहाँ इलस्ट्रेशन में ही था नॉलेज एजेंट
बनने के बाद। हे ईश्वर, 230 एग्जाम में आने वाली चीज है। ये थी पर्सनल लायबिलिटी एजेंट की। वैसे तो उसकी लायबिलिटी होती ही नहीं है, तो मैंने आपको एक कोड की करवाई थी, पीसीएस ऑफिसर। पी से था प्रिंसिपल, एलियन है। प्रिंसिपल अनडिस्क्लोज्ड है, अननेम्ड है। सी से कस्टम है या एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है। एस से गवर्नमेंट सर्वेंट, एस से आपने साइन किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खुद। तो ये कुछ पॉइंट लिखवाए थे मैंने, 4 2 2 करके, राइट। और इस 230 के साथ ये पता होना चाहिए लिंक होता है कौन सा सेक्शन, 233, कि अगर पर्सनल लायबिलिटी है, राइट बन जाता है किसका, थर्ड पार्टी का। और वो राइट क्या है, वो स्यू कर सकता है ईदर प्रिंसिपल और व्हाट, एजेंट, दैट्स हिज राइट। नाउ 231 एंड 32 अगेन ये दोनों एक पैटर्न पे हैं। ये इस पी में से ही है, और ये किस पे है, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल पे। तो हमने कहा था अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं कि एजेंट ने उसका ये नहीं बताया कि किसके नाम पे वो डील कर रहा है, उसने उसका कोई नाम पता कुछ भी बताने की कोशिश नहीं करी। तो अनडिस्क्लोज है, तो थर्ड पार्टी के क्या थे, राइट थे। वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज, मना कर सकता है। एंड 32 ने ये कहा था हम एजेंट को ही क्या मान लेंगे फिर, सपोज टू बी व्हाट। तो इसलिए तो एजेंट की क्या बनेगी, पर्सनल लायबिलिटी, क्योंकि इस पी में ही तो वर्ड आ गया क्या, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। देन 234, यहां आपने इंड्यूस किया था, किसने, मे बी एजेंट ने, मे बी किसने, प्रिंसिपल ने। क्या इंड्यूस किया एजेंट ने, और क्या इंड्यूस किया प्रिंसिपल ने। ना एजेंट ने इंड्यूस किया था, ना प्रिंसिपल ने। इंड्यूस किसने किया था, थर्ड पार्टी ने, कि भाई साहब एजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर ले, प्रिंसिपल क्या होगा, लायबल। थर्ड पार्टी ने प्रिंसिपल को कहा कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कौन लायबल होगा, एजेंट। यही एक्सक्लूसिवली लायबल होंगे, तुम टेंशन मत लो। थर्टी फाइव में क्या पढ़ा था, प्रीटेंडेड एजेंट। आप एजेंट नहीं हो, प्रिटेंड कर रहे हो। 236 एजेंट falsely contracts। तो एजेंट को कोई पावर है ही नहीं। तो यहां दो चीजें हमने पढ़ी थी 236 में, कांट इनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट एज व्हाट, एजेंट। कैन इनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट एज व्हाट, प्रिंसिपल। क्योंकि वो फॉल्सली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां मैंने शायद हिंदी में एक वर्ड आपको दिया होगा, चल झूठा। वो दरअसल एजेंट है ही नहीं। देन 237, ये भी इंड्यूसमेंट में था। प्रिंसिपल इंड्यूसेस किसको, थर्ड पार्टी। क्या इंड्यूस कर रहा है, दैट अनऑथराइज्ड एक्ट्स किसके, ऑफ एजेंट आर व्हाट, ऑथराइज्ड। लास्ट, एजेंट ने फ्रॉड या क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो यहां दो बातें थी, इफ ऑथराइज्ड
और नॉट। अगर वो ऑथराइज्ड है तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, और यहां प्रिंसिपल नॉट लायबल। मेरी तरफ से पूरे कॉन्ट्रैक्ट की रिवीजन कम्स टू एन एंड। मेरी हो गई रिवीजन, अब आपका क्या हुआ होगा आप देख लेना। थैंक यू।